अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है ये तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो गई है। अस्पतालों में मरीज सहूलियात की कमी का शिकार हो रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, ICU में लोग दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। कई निजी और सरकारी जो अस्पताल हैं उनमें तो ज़्यादा बीमार मरीजों को लिया ही नहीं जा रहा है। लाहौर में कोरोना के मरीजों के लिए ICUs में 99% जो बेड्स हैं ये फुल हो गए हैं, जबकि सिर्फ कराची शहर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 33,000 से तजावुज़ कर गई है। अगर पूरे मुल्क में कोरोना के फैलाव और केसेस का जायज़ा लिया जाए तो फरवरी से मार्च के आखिर तक तकरीबन 2000 केसेस और 26 जो थी वो अमवात थी। अप्रैल के महीने में अमवात की तादाद 385 तक पहुंची थी, जबकि केसेस की तादाद 16,500 से तजावुज़ कर गई थी। लेकिन 9 मई को लॉकडाउन में नरमी के बाद फिर हमने देखा कि सूरत हाल एकदम से तब्दील हो गई और सिर्फ मई के महीने में 54,000 से ज़ायद केसेस और 1100 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद केसेस 71,000 और अमवात 1500 हो गई। जबकि अभी जून के सिर्फ इब्तदाई 9 दिनों में तकरीबन 40,000 के करीब नए केसेस और 700 के लगभग अमवात में इजाफा हो चुका है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र आलमी इदारा सेहत ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की हुकूमत को एक ख़त लिखा जिसमें कहा गया था कि कोरोना की वबा पाकिस्तान के तमाम अजला में पहुंच चुकी है। लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। आलमी दायरा सेहत ने भी कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त लॉकडाउन के खात्मे की किसी म्यार पर भी पूरा नहीं उतरता। पाकिस्तान कोरोना से मुतासरा 10 सर-ए-फ़हरिस्त ममालिक में शामिल हो चुका है। आलमी दायरा सेहत ने यह तजवीज़ भी दी है कि पाकिस्तान 2 हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी इख्तियार करे। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि आलमी दायरा सेहत के इस खत पर वज़ीर सेहत पंजाब और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा दोनों के मौक़िफ़ में खुला तज़ाद है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ये कहती हैं कि WHO का जो मशवरा है ये दुरुस्त है, कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़े तो लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। ख़त पंजाब की काबीना में पेश करेंगे, लॉकडाउन का फ़ैसला जो है ये काबीना करेगी। फिर इसके बरक्स वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ये कहते हैं कि आलमी इदारा सेहत की तजावीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ तजावीज़ है, रिकमेंडेशन है, हम पाबंद नहीं है इस पर अमल दरामद के। इस सूरत हाल में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम ये कहते हैं कि कोरोना की सूरत हाल इतनी तशवीशनाक है कि सख्त लॉकडाउन किया जाना चाहिए। सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा। टेक्निकल एक्सपर्ट इस वक्त ये समझता हूँ कि कर्फ्यू नाफिज होना चाहिए ताकि ट्रांसमिशन फौरी तौर पर रोकी जा सके। सवाल ये है कि क्या किया जाए। लॉकडाउन से मईशत मुतासर होती है, लॉकडाउन खोलने से कोरोना फैलता है, SOPs पर अवाम अमल दरामद नहीं करते हैं। फिर सोने पे सुहागा तो ये है कि एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना। तो एक तरफ पाकिस्तान में तो अवाम जो है ये कोरोना को ड्रामा कह रहे हैं। सूरत हाल इतनी ज़्यादा संगीन हो गई है कि हर घंटे में कोरोना के 4 मरीज़ जान की बाजी हार रहे हैं। लेकिन अब हमारे अवाम इसे आलमी साजिश करार दे रहे हैं। कहीं अवाम कह रहे हैं कि कोरोना मरीज़ों के बदले हुकूमत आलमी इदारों से पैसे ले रही है। क्या पाकिस्तान में कोरोना को से लड़ने से पहले क्या जहालत से लड़ना पड़ेगा? आज मैंने अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसी शख्सियात को दावत दी है जो कि अपने प्रोग्राम्स में भी कोरोना के ख़िलाफ़ ज़ाहिर अवेयरनेस देते हैं, ये मैसेजेस देते हैं कि इसमें सिर्फ एहतियात ही हल है। लेकिन आज वो शख्सियात ख़ुद इस वायरस का शिकार हो गई हैं। उनको बुलाने का मकसद यही है कि आप लोगों को बताया ये जा सके कि ये ड्रामा नहीं है, ये एक हकीकत है, बल्कि एक ड्राउनी हकीकत है। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है गरीदा फ़ारूकी, एंकर पर्सन है, बहुत शुक्रिया आपका। मारिया मेमन, एंकर पर्सन, आपका भी बहुत शुक्रिया मारिया। और इब्रारुल हक है, चेयरमैन हिलाल अहमद तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गरीदा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप लोगों को बुलाने का प्रोग्राम में मकसद ये है, ज़ाहिर है हम आप लोग अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए तो लोगों को ये अवेयरनेस देते हैं कि ये एक ड्रामा नहीं है, इसको आप सीरियस लीजिए, इसको संजीदा लीजिए। फिर हमने जब देखा कि लॉकडाउन को नर्म किया गया तो लोगों ने समझा कि शायद कोरोना ही ख़त्म हो गया है, और उसका नतीजा ये निकला कि आज डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हर घंटे में 4 जो लोग हैं
वो जो है ना वो मर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ आप ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि अगर हम एहतियात का कह रहे हैं तो यकीनन हम एहतियात भी करते हैं, उसके बावजूद ये वायरस आप तक कैसे पहुँचा, ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जी आपने आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो है वो बात छेड़ी है। और ये ऐसा नहीं है कि जब लॉकडाउन हुकूमत ने नरम किया है तो उसके बाद लोगों ने बदएहतियाती की है। जब लॉकडाउन था भी तो वो बराए नाम लॉकडाउन था। उस वक्त भी बाजारों में हमें लोग नजर आ रहे थे, बैंकों के बाहर, दुकानों के बाहर, हर जगह लोग हमें नजर आ रहे थे और कोई भी एसओपी पर एहतियात नहीं कर रहा था। तो ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ लॉकडाउन नरम करने की वजह तो ये हुई है कि लोग मजीद ज्यादा तादाद में निकले, लेकिन उससे पहले भी लोग यहाँ पर मौजूद थे। और हम जैसे लोग जो कि सहाफ़ी हैं, जो कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रखते हैं, लोग हमें सुनते हैं, लोग हमारी बात को मानते हैं, हम मुसलसल अपने प्रोग्राम्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बार बार कम अज़ कम मैं तो आगाही दे रही थी कि भाई खुदा के लिए अपने घरों में बंद रहें जब तक आपको जरूरत नहीं है। अब मैं उसकी एक वाज़ेह मिसाल हूँ कि मैं 4 महीने तक घर में बंद रही। अब 4 महीने तक फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने मैंने मुसलसल घर में गुजारे, वर्क फ्रॉम होम किया। लेकिन ये हुआ कि मेरे पास चूंकि मेरी कैट्स हैं, मेरे पेट्स हैं, अच्छा। सो इस्लामाबाद में गर्मी बहुत शदीद पड़ रही थी और उन तमाम कैट्स को हीट स्ट्रोक हो गया, तो बेचारी वो बिल्कुल मरने वाली हो गई थी। सो दैट वाज द ओनली इंस्टेंस, वो वाहिद एक मौका था कि जब मैं घर से बाहर निकली। और ये ईद के बाद की बात है, ये मैं आपको मई के आखिरी दिनों की और जून के अवाइल की बात बता रही हूँ। सो मैंने अपनी कैट्स को वेट के पास लेके गई, क्लिनिक पर लेके गई, और मैंने वहां पर भी बहुत एहतियात रखी। मैंने किसी चीज को छुआ नहीं, मैंने मास्क पहना हुआ था चेहरे पे, ये अभी भी मेरे पास है। और मैं इस मास्क को यहाँ पर इसलिए लेके आई हूँ कि खुदा के लिए ये मास्क खरीदें। ये मास्क अब बहुत सी फार्मेसीज पे 20-20 रुपए के भी मिलते हैं। खुदा के लिए इन मास्क को खरीदें और इन मास्क को पहने, इनको मुंह पर पहने, ये नाक पर और अपने मुंह पर पहने। आपने अगर बाहर जाना है, सिम्टम्स बताइएगा, क्या सिम्टम्स फील हुए जो आपने सोचा कि मुझे अब कोरोना टेस्ट करवाना मेरे लिए लाजमी हो गया? मुझे जो 1 जून को सिम्टम फील हुए, मुझे माइल्ड सिम्टम्स थे, हल्की सी ड्राई कॉफ थी, खुश्क खांसी थी और मेरे गले में खराश थी। तो मुझे फौरन खटका कि ये कहीं ना कहीं कुछ वायरस जरूर लगा है। तो ये 1 जून की शाम को मुझे सिम्टम्स महसूस हुए। 2 जून की सुबह को जाके मैंने टेस्ट करवाया और 2 जून की लेट नाइट जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया। तो हम जैसे लोग जो इंतहाई एहतियात कर रहे थे, वो भी घर से चंद मिनट, चंद घंटे बाहर निकलने की बात है कि वायरस ने आपको जकड़ लिया। तो वो तमाम लोग कि जो मुसलसल घरों से बाहर हैं, जो बगैर किसी ज़रूरत के, बगैर किसी वजह के बाहर हैं, और बहुत से केसेस, क्योंकि जब मुझे वायरस हुआ उसके बाद बहुत से दोस्तों को सामने आया, तो एसिम्प्टोमेटिक हैं। एसिम्प्टोमेटिक मतलब अलामात नहीं जाहिर हो रही। तो खुदा के लिए इसमें बहुत एहतियात करें। हुकूमत जो बार बार आपसे कह रही है कि एसओपीज पे अमल करें, ये ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है। हम तीनों जो आपके प्रोग्राम में आज मौजूद हैं, हम तीनों शख्सियात को, Are you feeling better now? अब आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो रही है, आप बेहतर फील कर रही हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत बेहतर है। मुझे तो क्या माइल्ड सिम्टम्स थे और आज मेरा 8वां नमा दिन है, तो 1 वीक हो गया है मुझे। तो अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत बहुत बेहतर है। एक और चीज जो गवर्नमेंट आपको, वज़ीर आज़म जो बार बार इमरान खान कहते रहे हैं ना कि घबराना नहीं है, तो खुदा ना खास्ता अगर आपको कोरोना हो जाए तो घबराहट हो जाती है ऑटोमेटिकली सुन के ही कि अगर जब टेस्ट का पता चलता है कि टेस्ट करवाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली घबराहट आ ही जाती है। मारिया आपकी तरफ आती है, सबसे पहले मुझे इस बात को सीरियस लेना है। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर आपको हो जाए। मारिया, सबसे पहले अपनी तबीयत के बारे में बताएं, आप कैसा फील कर रही हैं, तबीयत कैसी है आपकी? शाजिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और मैं चाहती हूँ कि अच्छा है हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जितना बात करें। तबीयत मेरी अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। आज मेरा 14 दिन मुकम्मल हो गए हैं। दोपहर को मैंने टेस्ट कराया है, कल उसके रिजल्ट आएंगे और उम्मीद करती हूँ कि वो नेगेटिव इसलिए होंगे बिकॉज आई फील बेटर। और उसके अलावा आई बिन थ्रू दिस, अल्लाह का शुक्र है। और मैं इसलिए खास तौर पे बात करना चाहती हूँ कि वो जो कोविड से जुड़ा एक मखसूस खौफ है, उसका एक दूसरा रुख भी है, दूसरा पहलू भी है, और उसको मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि ये रिकवरी रेट है
वो इसमें बहुत ज्यादा है। ऑफकोर्स लोग अपनी जान से भी जा रहे हैं, वो लोग, हर जान कीमती है, लेकिन हमें इससे लड़ने के लिए जो रिकवरी रेट है उसके ऊपर फोकस करना होगा, उसके बारे में सोचना होगा। और ये वाहिद सोच थी जिसने मुझे थ्रू आउट 14 दिनों में मदद की है। तो ऑफकोर्स आपको डर लगता है, खौफ होता है, पैरानोया होता है। 14 दिन पहले मुझे भी हुआ करता था, लेकिन अब चूंकि मैंने ये गुजार लिया है वक्त, तो आई एम इन अ बेटर मेंटल प्लेस। और अल्लाह का शुक्र है, होपफुली इट विल कम नेगेटिव, और फिर इंशाल्लाह। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इतनी केयर करने के बाद, जाहिर है प्रोग्राम के लिए जैसे मैं आती हूँ, आप भी जाती थी, आप भी स्टूडियो से प्रोग्राम करती थी, तो क्या वही एक फैक्टर हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि शायद मैं स्टूडियो गई और मुझे जो है ना वो किसी से ये ट्रांसफर हो गया वायरस, या और कोई किसी और जगह आप गई तो वहां से हुआ? हाँ नहीं शाजिया, मैं बहुत ज्यादा एहतियात इसलिए करी थी क्योंकि मेरी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उनके साथ रह रही थी 15 दिन से। तो मैंने तो बिल्कुल दुनिया से, जैसे कहते हैं ना, अपना ताल्लुक काटा हुआ था। हम सिर्फ अस्पताल जाते थे या हम फार्मेसी जाते थे। मतलब ये अयाशी नहीं है, ये असेंशियल्स की बात मैं आपको कर रही हूँ। और जो लोग अयाशी के लिए बाहर फिर रहे हैं, उनकी बेहतियाती की जो कीमत है वो और लोगों को भी अदा करनी पड़ती है। हम जैसे लोग जो बहुत एहतियात कर रहे थे, मैं एक दफा फार्मेसी गई हूँ, 10 मिनट का वो खेल था, उसी में वो वायरस लग गया। उसके बाद मुझे भागकर इस्लामाबाद आना पड़ा कि कहीं मेरी वजह से घर में किसी और को ना लग जाए। तो मुझे बहुत लोग कह रहे हैं, जी आपने तो बेहतियाती की और आप तो टीवी पे इतनी बातें कहते रहते हैं। जी जो हम कहते हैं उसके अमल भी करते हैं। ये बड़ा जरूरी था अस्पताल जाना, ये करना वाला। और वहां पे किसी और की बेहतियाती की वजह से मुझे वायरस लगा, लेकिन मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि वो खुद भी विक्टिम हो सकता है कि उसने भी एहतियात की हो, लेकिन किसी और की बेहतियाती से उसको लग गया हो। तो हमें अपने मजमूई इज्तिमाई रवैये के ऊपर जो है गौर करना होगा। जो लोग इससे बचना चाहते हैं वो सिंसियरली एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल एक सर्टन जो आबादी का हिस्सा वो नहीं कर रहा, तो भाई आपको अपनी जान प्यारी नहीं है, लेकिन दूसरों को जान प्यारी है। और एक साथ ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हर घर में पेरेंट्स होते हैं, हर खानदान में कोई ना कोई ऐसा मेंबर होगा जो कि ज़ईफ होगा या जो जिसकी ऐसी कंडीशन होगी कि शायद वो उससे जाबर ना हो पाए। मुझे समझ नहीं आती कि हाउ कैन पीपल बी सो रेकलेस कि भाई अगर आपको किसी और की जान की परवाह नहीं है, ठीक है भाई, अपनी जान की परवाह नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने घर में वालिदैन या अपने रिश्तेदारों की तो जान की परवाह कर लो यार। लेकिन अब सूरत हाल इस लिहाज से कुछ हम अलार्मिंग कह सकते हैं मारिया, जब से लॉकडाउन नर्म हुआ, दफ्तर खुल गए, मार्केट्स खुल गई, लोग नौकरियों पे जा रहे हैं, रोजगार के लिए निकल रहे हैं, जाहिर है उन्होंने काम करने के बाद वापस घर में तो आने ही है। शायद ये रेशियो अब इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, हमें जो एक उज़र पेश किया जाता है कि इकॉनमी ठीक है, आप लॉकडाउन, बिल्कुल सख्त लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे तो लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन ये एक हकीकत है कि जब से लॉकडाउन नर्म हुआ है, केसेस बढ़ने लगे हैं, अमवात की जो रेशो है वो बढ़ गई है। अब जिसने काम करने के लिए सुबह जाना है, उसने शाम को घर आना है, वो कैसे बच सकता है इस सारी चीज से? ये मैं आपको बात बताऊं, जो बात की जाती थी ना कि गरीब बेचारा मर जाएगा, वो क्या करे, हमें खोलना होगा, लॉकडाउन खत्म करना होगा। मैं पर्सनली देख कर आई हूँ, मैं अपने तजर्बे से आपको बात बता रही हूँ। जो आप जैसे, हम जैसे, अल्लाह मियां ने हमसे करम किया हुआ है, हमारे पास एक्सेस है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा या कोई और चीज नहीं मिलेगी, हम ढूंढ लेंगे, हम किसी को फोन कर देंगे, हमें वो चीज पहुंच जाएगी। लेकिन इस पूरे क्राइसिस में जो गरीब आदमी है शाजिया, अभी भी उसको सबसे ज्यादा हेल्थ सेक्टर के अंदर जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार बंद होता था तो मुतासिर है, अब कोरोना होगा तब भी वही मुतासिर होगा। लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो ऑक्सीमीटर लें, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो सेल्फ आइसोलेट करें, वो फल नहीं खा सकते, वो ये तमाम चीजें नहीं खा सकते जो हम लोग, अल्लाह का शुक्र है, हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये तो दोनों तरफ से ही जो है ये उनके ऊपर। अभी जो सख्त लॉकडाउन की बातें हो रही हैं उस पर भी मैं आती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इब्रार की तरफ भी जाना चाहूंगी। इब्रार, आप अपनी तबीयत के बारे में बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस साबुन की खुशबू नहीं आ रही, बाकी तो सब सही है। साबुन की खुशबू नहीं आ रही। जैसे बाकी लोगों ने कहा, सिम्टम्स मेरे भी तकरीबन मोर और लेस ऐसे थे। इसमें जो एक चीज समझने की जरूरत है ना, तो वो ये कि अगर तो आपको सांस लेने में दुश्वारी नहीं हो रही तो फिर आपको एक नॉर्मल फ्लू जैसा इसका एक मामला लगेगा और कुछ अरसे के बाद ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। लेकिन गॉड फॉरबिड अगर आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं, वो गलत तरफ जा सकते हैं। उसके लिए फिर आपको फौरी तौर पे डी डाइमर वगैरह कुछ टेस्ट हैं कराने चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए वायरस जीत रहा है बॉडी में या आपकी बॉडी जीत रही है। वो आपको प्रिएम्प्ट कर सकते हैं आप, उसमें 3-4 दिन के बाद आपको पता चल आपको, क्योंकि उसका जो बड़ा इम्पैक्ट आता है ना, जिसकी वजह से लोग फिर इस पे वेंटिलेटर्स पे जाने की जरूरत पड़ती है, वो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर इंटरवेंशन जो है वो हो सकती है। बाकी मुझे भी यही लगता है, खैर बाकी लोगों ने तो बड़ी एहतियात की, सच पूछे तो मुझे अगर ये ना लगता तो मुझे ताज्जुब होता
कि अभी तक नहीं लगा, शुक्र करता मैं अल्लाह का। लेकिन चूंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहा था, हमने रेड क्रेसेंट के प्लेटफॉर्म से एक हॉस्पिटल भी 10-15 दिनों के अंदर अंदर बनाना था, उसमें लगे रहे। मार्केट्स बंद थी, हमने लॉकडाउन खुलवा कर शॉप्स में से जाके शॉपिंग की, सारा कुछ किया। तो वो काफी हम लोग बिजी रहे। और फिर मुहाफिज फोर्स एक पूरी तैयार करके, जिन लोगों ने लोगों के घरों में राशन बांटना था, उन लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा। तो हम तो फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे, तो मुझे लगा, लेकिन मेरी वजह से फिर मेरी बेगम को भी और मेरे एक बेटे को भी, जिनका मुझे है, और शुक्र अल्लाह को उनको भी इतने ज्यादा सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, वो भी माइल्ड सिम्टम्स है। लेकिन अभी बीमारियां इसलिए है कि देखिए, हम लोग जितने भी इस वक्त बैठे हैं टीवी पे, हम लोगों के पास बड़े रिसोर्सेज हैं। बिल्कुल। अब मुझे डॉक्टर कहता है कि आपने फ्रूट खाना थोड़ी देर के बाद नहीं पिए आप, तो मेरा फौरन ध्यान जाता है कि गरीब आदमी तो गया, पहले तो उसका रोजगार का, उसके ऊपर आ गई बीमारी, और फिर बीमारी भी खुदा न खास्ता इस तरह की जिसमें उसको बहुत खाना है, और फिर अगर उसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, फिर उसको एक इंजेक्शन भी लगवाना है जो 60। बिल्कुल सही। बड़ा मुश्किल। इसके लिए मैं लोगों से बार दरखास्त पहले भी मैंने बड़ी की है कि अनलेस कुछ बड़ा ही जरूरी है, तो खुदा की कम से कम लॉकडाउन देखने तो ना बाहर जाए। मतलब लॉकडाउन देखने, बिल्कुल सही। किधर जा रहे हैं बच्चों के साथ, जरा लॉकडाउन देखने। यानी गैर जिम्मेदाराना रवैये की कोई इंतहा है। गैर जिम्मेदाराना रवैया, बिल्कुल। एक तरफ गरीदा, जो लोग इसे मीडिया की साजिश कह रहे हैं उस पर तो यकीन करें, अफसोस भी होता है, हंसी भी आती है, कोई आलमी साजिश इसको कह रहा है। अब मीडिया इसमें क्यों साजिश करेगा? आप देखिए, आप भी इससे मुतासिर हो गई हैं, मारिया भी है, सुहेल वड़ायत साहब को भी ये वायरस हो गया, इतने हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी हो गया है। जिन लोगों की ये सोच है कि मीडिया की साजिश है, आलमी साजिश है, शायद ये इसलिए किया जा रहा है कि बाहर से इमदाद आएगी, अब ये क्या सोच है, ये क्या प्रोपेगेंडा है? ऐसी सोच से कैसे लड़ा जाए? ये आपका बहुत अहम सवाल है शाजिया, लेकिन ये सोच सिर्फ पाकिस्तान जैसे पसमानदा या तरक्की पजीर मुल्क में नहीं है, ये सोच अमेरिका में भी मौजूद है। हाँ। आपने अमेरिका में भी मुजाहरे देखे कि वहाँ पर कितने मुजाहरे हुए कि जी ये ड्रामा है, वहाँ पर भी इसी तरह के प्लैकार्ड्स, वहाँ पर भी लॉकडाउन खोलने के लिए लोग जो है वो सड़कों पर मुजाहरे कर रहे थे। वो कहते हैं कि जी लॉकडाउन जो है इससे कोई कोरोना को फर्क नहीं पड़ता, और ये कोरोना कोई चीज़ नहीं है, कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। आपने कनाडा तक में ये मुजाहरे देखे, आपने बरतानिया तक में, मतलब आप खैर उनके अवाम तो दूर की बात, आप सदर ट्रंप के बयानात सुन लें, उनके जो बयानात रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, बोरिस जॉनसन के जो बयानात रहे हैं। तो ये एक सोच हमेशा से पाई जाती है, जब तक कि आपको रियलिटी बिल्कुल हिट नहीं करती आपके फेस पे, जब तक आपको खुद नहीं होता। खुदा ना करे अल्लाह सबको महफूज रखे, पाकिस्तान में जितने लोग महफूज रह गए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पे मीडिया तो बहुत अच्छी आगाही की मुहिम चला रहा है, लेकिन हमारे जो वो इलाके हैं जो रूरल इलाके हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी देही आबादी है, और रूरल आबादी को तो खैर आप छोड़ दीजिए, आपकी जो अर्बन आबादी है उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक कोरोना को ड्रामा समझता है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इस पे ज्यादा एग्रेसिव, एनसीओसी को इस पे ज्यादा एग्रेसिव आगाही की मुहिम चलानी चाहिए। हुकूमत के तमाम लोगों को चाहिए कि वो इस किस्म के बयानात ना दें जिससे कोरोना के बारे में कंफ्यूजन फैले। आपने देखा किस किस्म के बयानात आते रहे कि जी ये फ्लू है, ये फ्लू नहीं है। यहाँ तक कि जो आपकी और मेरे टेलीफोन पे एक रिंगटोन बजना शुरू हुई थी, उसमें तो पहले ये भी कहा गया था कि जी जानलेवा बीमारी नहीं है। बाद में जब अमवात बढ़ी तो फिर वो चेंज की गई रिंगटोन के जी ये जानलेवा बीमारी है, इससे बचें। तो ये कंफ्यूजन को मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की सतह पर खत्म करना पड़ेगा, और अभी भी वक्त है कि इसको ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा जारहाना किस्म की आगाही की मुहिम चलाएं और मुख्तलिफ पैराए पे चलाएं। उसमें रेडियो का सहारा लें, उसमें उन मीडियम्स का सहारा लें, सिर्फ सोशल मीडिया पे मत चलाएं। उन मीडियम्स का सहारा लें कि जहां से जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का एक बंदा है, जो रेडी वाला है, जो झुग्गियों में बैठा हुआ बंदा है, जो बिल्कुल देहात में दूर दराज इलाके में बैठा है, जो बलोचिस्तान के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में बैठा है, जो खैबर पख्तूनख्वा साबिका फाटा के इलाकों में बैठा है, जो सिंध पंजाब के अंदरून के इलाकों में बैठा है, उस तक बात पहुंचे। सिर्फ ये नहीं कि आपने केटर कर लिया उस 1-2% को जो आपकी पढ़ी लिखी आबादी बैठी हुई है सोशल मीडिया पे, ठीक है उनको भी आप केटर करें, लेकिन आप उस ज्यादा आबादी को भी आगाही के जरिए केटर करें। और आगाही के जरिए केटर करने के अलावा जो अब काम
काम शुरू किया है ना NCOC ने और गवर्नमेंट ने कि जहां SOPs फॉलो नहीं हो रही वहां जुर्माने कर रहे हैं, वहां दुकानें बंद कर रहे हैं। ये चीज पहले होनी चाहिए थी, लेकिन चलें देर आयत दुरुस्त आयत। अभी भी हम इन अमवात के कर्व को, अभी भी हम इस कर्व को फ्लैटन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सख्त जरूरी है। अच्छा मारिया, एहतियात नहीं, बहुत सख्त SOPs करनी पड़ेगी। शायद चाइनीज मॉडल पे जाना पड़ेगा हमें। चाइनीज मॉडल की बात आप कर रही हैं मारिया। इस वक्त न्यूजीलैंड वो वाहिद मुल्क है जहां की प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी खुशी से बताया, बल्कि कहा कि मैंने अपने घर में अपनी बेटी के साथ डांस भी किया, इसको सेलिब्रेट किया, क्योंकि हमारे मुल्क में अब एक भी केस नहीं है। उसकी वजह थी कि मुकम्मल लॉकडाउन हुआ, वहाँ की आवाम ने इसको बिल्कुल सीरियस लिया, संजीदा लिया, घरों में रहे, मुकम्मल लॉकडाउन हुआ। जब एक तरफ हम ये कहेंगे कि हम मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं मईशत की वजह से, तो दूसरी तरफ जब केसेस बढ़ेंगे लॉकडाउन रन करने के बाद, फिर शिकायत हम किससे करते हैं? शादिया, मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड के साथ जो हमारा तकाबली जायजा है ये अनफेयर हो जाएगा। उसकी बहुत वजूहत है। तो ये कि उनकी आबादी बहुत कम है, पाकिस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है, उनकी लिटरेसी रेशियो बहुत ज्यादा है, हमारी लिटरेसी रेशियो हम सभी जानते हैं कि यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं है। फिर यहाँ पर जो नीचे अगर आप गाँव देहात में और अच्छे खासे पढ़े लिखे जो लोग हैं शहरों में भी, जो हम तालीम तो दे रहे हैं लेकिन हम शऊर नहीं दे रहे। तो न्यूजीलैंड के जो लोग हैं उनके पास शऊर बहुत ज्यादा है। तो ये जो तीनों बातें हैं, मेरा ख्याल कंपैरिजन हम और कंपैरिजन कर सकते हैं ममालिक के साथ, जहाँ पे चले आबादी का कोई हमारा आपस में कंपैरिजन हो या कोई और जो वो इश्यूज उन पे। लेकिन अगेन देखो, इसमें एक बात की जरूर मैं कहूंगी कि जो लीडरशिप की क्लैरिटी है ना शादिया, इसको कोई भी चीज, इससे कोई भी और फैक्टर जो है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के अंदर। पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप में कंफ्यूजन है, बटे हुए हैं, डिविजन हैं, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए जो है हर वक्त तैयार है, और फिर कुछ लोग अपनी जहालत के बावजूद अपने फैसले मुसल्लत करने की जो कोशिश कर रहे हैं, और फिर वो अना के तहत अब वो उनसे वापस भी नहीं वो फैसले लिए जा रहे। बहुत फैक्टर्स हैं। मतलब अब मैं इस वक्त क्या हुकूमत पे नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंफ्यूजन तो इस हद तक है कि पंजाब की सूबाई वज़ीर सेहत कुछ कहती हैं लॉकडाउन होना चाहिए, जफर मिर्जा साहब कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ एक बयान है या सिर्फ उनकी एक सजेशन है, इस पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मारिया मेमन थी, गरीदा फारूकी, इब्रारुल हक, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत जारी माली साल के लिए मुकर्रर करदा इक़्तिसादी अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रही है। रवा माली साल सनती शोबे की तरक्की -2.6% रही। ज़रई शोबे में ग्रोथ का हदफ 3.5% मुकर्रर था, लेकिन ये सिर्फ 2.7% रही। फिर मादनियात 2.0% के मुकाबले में -8.8% रही। हुकूमत की जानिब से इक़्तिसादी कारकर्दगी के हवाले से इकनॉमिक सर्वे कल जारी किया जाएगा, जबकि वफाकी बजट जुम्मे को वफाकी काबीना से के खुसूसी इजलास में मंजूरी के बाद फिर कौमी असम्बली में पेश होगा। बजट के हवाले से IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में कई अहम चीज़ों पर इत्तफाक भी हो गया है। कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत ने अपने बजट और अखराजात को मुंजमद करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। आइंदा माली साल ऐवान वज़ीर आज़म हाउस और ऐवान सदर के अखराजात मौजूदा सतह पर ही जो है वो बरकरार रहेंगे, और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन बढ़ाने पर भी जो है हुकूमत और IMF के दरमियान जो है ना वो इत्तफाक पैदा हो गया है। जबकि दोनों फ्रीकैन के दरमियान टैक्स वसूलियों का हदफ 4,900 अरब रखने पर जो है ना वो इत्तफाक हुआ है। इसी तरह आइंदा साल दिफाई बजट 1300 से 1400 अरब रुपए के दरमियान रखने का इम्कान है। सवाल ये है कि इस क्राइसिस में क्या हुकूमत जो है बैलेंस, एक मतवाजन बजट बना सकती है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, कोरोना क्राइसिस में कोरोना बजट, जहां एक तरफ आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की जो मईशत है ये ख़तरात का शिकार है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है वो इस पर डायलॉग हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं बजट पर, जिसमें कहा जा रहा है तनख्वाहें भी बढ़ जाएंगी, पेंशन्स भी बढ़ जाएंगी, कुछ चीज़ों में हमें रिस्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या पाकिस्तान एक बैलेंस, एक मतवाजन बजट बना सकता है? दो चीज़ें हैं। एक तो आपने वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट का जिक्र किया, मैं इन सब रिपोर्ट को ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट हर 15 दिन में, हर महीने में ये तब्दील हो जाते हैं।
तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं देता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा कि IMF के साथ मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं, तो देखें कितने शर्म की बात है कि एक 220 मिलियन का एक न्यूक्लियर पावर वाला मुल्क अपने मुल्क का बजट नहीं बना सकता है। उससे तनख्वाह बढ़ाना है अपने मुलाज़मीन की, तो उसे इजाज़त लेनी पड़ती है उन बच्चों से जो नेगोशिएशन करने के लिए आते हैं कि सर इजाज़त है कि मैं 10% तनख्वाह बढ़ा दूँ, 15% तनख्वाह बढ़ा दूँ। इससे ज़्यादा कोई ह्यूमिलिएशन हो सकती है किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर? ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, लेकिन वो तनख्वाह नहीं बढ़ा सकता है अपने सरकारी अफसरों का। डॉक्टर साहब, बात यह है कि जब आप अपने घर का खर्चा जो है दूसरों से पैसे लेके चला रहे हो, तो आप अपने घर में फिर अपनी मर्जी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, और ये ऐसा ही रहेगा। मुझे लगता है ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, इसके बाद भी प्रोग्राम बहुत सारे होंगे जो हालात नज़र आ रहे हैं हमारे। तो अब इसमें आपने कहा था कि क्या इसमें कोई मुतवाज़न बजट बन सकती है? देखिए, बहुत मुश्किल काम है किसी भी हुकूमत के लिए ऐसे हालात में, जब कोरोना ने पूरी दुनिया की मईशत को हिला दिया है। पाकिस्तान की मईशत भी काफ़ी पहले ही से डाउन टर्न में थी, और आपके प्रोग्राम में हम डिस्कस भी करते रहे थे। कोरोना ने उस डाउन टर्न को फर्दर एक्सेलरेट कर दिया है। हाँ। तो ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है। इसमें हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या ये एक बिजनेस एज यूजुअल बजट होगा या ये एक कोरोना टाइप का बजट है कि जिसमें आप इस बजट के ज़रिए से कोरोना के जो एडवर्स इम्पैक्ट है इकोनॉमी में, उसको किस तरीके से आप मिनिमाइज कर सकते हैं। मेरे नज़दीक यही बजट का मौक़िफ़ होना चाहिए। अगर हम बिजनेस एज यूजुअल में गए तो फिर जिससे मैंने कहा था कि दिस इज द मेक और ब्रेक बजट, तो ये मेक और ब्रेक होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। और यहाँ पर सबसे जो अहम चीज़ है वो है FBR के टैक्स का टारगेट क्या होना चाहिए। सही। मेरे नज़दीक 4250 अरब से ज़्यादा अगर गया तो फिर इसका वही हशर होगा। डॉक्टर साहब, इस बार 4900 अरब रखा है टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट है, ये अचीवेबल है? Absolutely not. अच्छा। This is grossly unrealistic. इसके देखिए बहुत इम्प्लीकेशंस है, हम ये समझते नहीं है। हम ऐसे रेवेन्यू का नंबर रख देते हैं, इसकी बहुत इम्प्लीकेशंस है। आपको मैं सबसे अहम इम्प्लीकेशन की NFC अवार्ड है। जब आप अपने एक अनरियलिस्टिक टारगेट रखेंगे FBR के रेवेन्यू का, तो यही तो डिविजिबल पूल बनता है NFC जो डिस्ट्रीब्यूशन का बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। तो अगर यहाँ पर इन्फ्लेटेड रेवेन्यू होंगे तो आपने जो सूबों को बताना है उनको भी इन्फ्लेटेड रिसोर्सेज आप दे देंगे, उनका भी रिसोर्स का जो पिक्चर होगा वो इन्फ्लेटेड होगा। उस बेसिस पे उन्होंने अपने बजट बना लेने हैं, अपने एक्सपेंडिचर प्लान को भी सेट कर लेना है। अब जब नया माली साल शुरू होगा तो ये जो NFC अवार्ड में 3 सूबों को एक्चुअल कलेक्शन के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सिवाय बलूचिस्तान के जो प्रोजेक्टेड होंगे। तो अब अगर आपने बाकी सूबों को एक इन्फ्लेटेड बजट दे दिया है, उन्होंने उस पर अपना बजट बना लिया और रेवेन्यू उनको नहीं मिलेगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इमीडिएटली अपने एक्सपेंडिचर प्लान को भी कट कर दें। बिल्कुल सही। यहाँ से आपकी स्लिपेज शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। इसी तरीके से बलूचिस्तान को आपने प्रोजेक्टेड पे देना है, तो आप अपने रिसोर्सेज से बलूचिस्तान को देंगे। फेडरेशन का रिसोर्सेज वैसे ही डिप्लीट हो गया है। इस ऑन गोइंग जो NFC अवार्ड चल रहा है, इसमें कम हो गया फेडरेशन के रिसोर्सेज, उसी कम होने वाले रिसोर्सेज से आप बलूचिस्तान को भी दे रहे होंगे। तो ये फेडरल गवर्नमेंट के लिए बहुत मसाइल होंगे। और उसके बाद जो चीज़ें होती हैं, टाइम पे हम रिलीज नहीं करेंगे पैसे सूबों को, वहाँ पर एक झगड़ा होता रहेगा। ये डॉक्टर साहब, बात यह है कि पिछले 2 सालों से ही जो पाकिस्तान की मैशियत है ये दबाव का शिकार है। आप कोरोना से पहले के 7-8 महीनों का अगर जायजा ले लें तो हालात तब भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। हमारा हमेशा एक मसला रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का।
हम IMF भी गए, फिर IMF जो प्लान देता है, IMF कहता है जी कि डिस्काउंट रेट आप ऊपर ले जाएं, हम ऊपर ले जाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। कहा जाता है जी आप करेंसी को डीवैल्यू कर दें, हम डीवैल्यू कर देते हैं तो जो फिर कर्जे हैं, कर्जों का हुजम भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हुकूमत की भी पॉलिसी टुवर्ड्स कि आपने क्या प्लानिंग करनी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी इस हुकूमत की भी ठीक नहीं रही, जिसकी वजह से आपके कर्जे भी बढ़ते हैं और आपकी जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में नहीं आती है। बिल्कुल 100% आपने सही कहा, और मेरे जो जिस आर्टिकल का भी आप हवाला दिया है मैंने, उसमें यही चीज़ें डिस्कस की है मैं कि देखें हमें सोचने की ज़रूरत है। काश के उस ज़माने में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग भी इसको देख लेते और IMF से जब निगोशिएशन कर रहे होते तो वो सामने रखते इनको कि देखें हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर में आया था, खासकर करंट अकाउंट डेफिसिट, वो इसलिए आया था कि चाइना के बहुत सारे सीपेक से रिलेटेड पावर प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स लग रहे थे, और 2018 में वो बहुत सारों ने मुकम्मल होना था, क्योंकि पिछली हुकूमत ने ये कहा था कि बहुत सारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये 2018 तक मुकम्मल हैं, क्योंकि मैंने इलेक्शन में जाना है। हाँ। तो उसके लिए बहुत तेजी से काम हो रहा था, जिसके लिए ये पावर सेक्टर की मशीनरी और इससे रिलेटेड जितने भी आइटम थे वो बहुत तेजी से उसके इंपोर्ट बढ़े थे। तो जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें जितने भी पावर प्लांट लगने थे वो लग चुके थे। अब चाइना से वो इंपोर्ट ने कम होना ही होना था। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को थोड़ा बहुत हम अपने और पॉलिसीज़ के ज़रिए से हम इसको ठीक कर सकते थे, लेकिन हम सीधे IMF में चले गए, और IMF के पास एक ही अप्रोच होता है, उसको हम मॉनेटरी अप्रोच कहते हैं। हर चीज़ मॉनेटरी अप्रोच है, इन्फ्लेशन भी मॉनेटरी अप्रोच है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी मॉनेटरी अप्रोच है, और उसके पास एक ही इंस्ट्रूमेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने का, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ और एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू कर। अब आप देखें कि ये किताबों में लिखा हुआ है कि ये इसी तरीके से करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जैसे मैंने अपने आर्टिकल में शो भी किया कि देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिस्काउंट रेट एंड इन्फ्लेशन। जब डिस्काउंट रेट आप बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तब नहीं होगा। तो हम इन्फ्लेशन भी बढ़ाते चले गए। दूसरी चीज ये है कि जब डिवैल्यूएशन हमने किया तो मैं बार बार कहता रहा, आपके प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान में करेंसी को डिवैल्यू कर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब ये हुकूमत क्रेडिट लेती है कि करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। हकीकत ये है कि इसकी वजह, करंट अकाउंट खसारे में कमी आना, इसकी वजह ये नहीं है कि आपकी एक्सपोर्ट में जो है ना वो इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट तो आपकी हुई नहीं है, बल्कि आपकी इंपोर्ट में कमी आई है। तो इसमें इस हुकूमत का तो कोई कमाल नहीं है। एक्सपोर्ट आपकी बढ़ी नहीं है, बल्कि इंपोर्ट में कमी आई है, और उस इंपोर्ट में कमी भी आपकी पॉलिसीज की वजह से आई है। देखें, जो पॉलिसीज ली गई थी उसका एक ही पर्पस था कि इकोनॉमी को चोक कर दिया जाए, यानी कि गला दबा दिया जाए। बिल्कुल, जब इकोनॉमी के गला दबा देंगे और पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी तो इंपोर्ट भी उसी हिसाब से स्लो हो जाएंगे आपके। तो इंपोर्ट में कम होना था। तो मैं तो यही कहता हूँ कि यस, पिछली हुकूमत ने करंट अकाउंट डेफिसिट में सिग्निफिकेंट कमी की, लेकिन जिस तरीके से कमी की है उसने पाकिस्तान में बहुत मसाइल जन्म किए। और मैंने इसमें कैलकुलेट कराया है कि $6 बिलियन IMF के प्रोग्राम की खातिर हमने $40 बिलियन का कॉस्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, मुल्क में पेट्रोल की किल्लत क्यों हुई, पेट्रोल का बहरान पैदा करने के पीछे कौन था, और अवाम की जान कब इस बहरान से छूटेगी, इस हवाले से अहम इंकशाफ ये हुआ है कि पेट्रोल सप्लाई को यकीनी बनाने में DG ऑयल का कलीदी किरदार होता है। मगर DG ऑयल के ओहदे पर 23 साल तजुर्बे के हामिल अफसर को हटाकर वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के जॉइंट सेक्रेटरी शफीउर रहमान अफरीदी को कायम मकाम DG तैनात कर दिया गया, जिसके बायस गुज़श्ता 4 महीनों से पूरी पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है ये बेकाबू हो चुकी है। शफीउर रहमान से ऑयल रिफाइनरियों ने अप्रैल के महीने में एक ऐसा फैसला करवाया जिसकी वजह से मुल्क में आज 9वें रोज़ भी पेट्रोल की किल्लत है।
ये फैसला क्या था ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आखिर वजह क्या है कि जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ये हुकूमत आई है तब से आए रोज़ एक नया चैलेंज जो है वो बहरान जो है सर उठा लेता है। ज़राए का ये दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सरकारी इदारों और कंपनियों में गुड गवर्नेंस और मेरिट के फ़रोग और अरबों रुपए सालाना खसारे के खात्मे के लिए मेरिट पर तकरीरियाँ करना चाहते हैं। ये उनकी ख्वाहिश है और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात को हवा में उड़ा दिया जाता है और हुकूमती मशीनरी में ही एक ऐसा माफिया सरगर्म है जो कि मुसलसल रुकावटें खड़ी करने में जो है ना वो आगे पेश रहता है। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक MD OGDCL की पोजीशन के लिए मुतादिद लोगों ने अप्लाई किया, जिनमें चीफ फाइनेंस ऑफिसर OGDCL इर्तज़ा अली कुरैशी भी शामिल थे। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद 4 नामों को वफाकी हुकूमत को इनाम इरसाल करती है। कवायद के मुताबिक 4 नामों की क्लियरेंस का अमल शुरू हुआ तो मुल्क की 2 टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इर्तज़ा अली कुरैशी और शहरयार लोधी की शोहरत और ओहदे के लिए मुनासबत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए दोनों उम्मीदवारों को MD OGDCL के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया। फिर रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल की गई तो वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों नामों को समरी से निकालते हुए दीगर 2 नाम वफाकी काबीना को हतमी मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत कर दी, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट के बावजूद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इर्तज़ा अली कुरैशी के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने की बजाय OGDCL बोर्ड ने हैरानकुन तौर पर उनके कॉन्ट्रैक्ट में मजीद 3 साल की तौसीह कर दी। बोर्ड का ये इकदाम शफाफियत और मेरिट के उसूलों और वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर सवालिया निशान जो है ना वो लगा रहे हैं, जबकि आम सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात के बावजूद 134 इदारों के मुस्तकिल सरबराहान क्यों तैनात नहीं किए जा रहे हैं। इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी ने। सुहेल, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कायम मकाम चेयरमैन को लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई जब एक ओहदे पे एक शख्सियत ऑलरेडी काम कर रही थी, तो उसको हटाने का मकसद क्या था, किन वजूहात की बिना पर हटाया गया? शाज़िया, कोई ठोस वजूहात नहीं थी, लेकिन वही लॉबी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उन काविशों की राह में रुकावट डालती है जहाँ पर वो मेरिट चाहते हैं, गुड गवर्नेंस चाहते हैं और इदारों का स्ट्रक्चर बेहतर करना चाहते हैं, जहाँ पर वो ढाकिज़म का खात्मा चाहते हैं। शायद ही मुल्क की तारीख के अंदर बिल्कुल कभी, बल्कि ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि DGIL के ओहदे के ऊपर इररेलेवेंट एक्सपीरियंस के हामिल किसी शख्स को कभी तैनात नहीं किया गया। ये वो ऑफिस है जहाँ से $14 अरब की पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट गुजरती है, उसकी प्राइसिंग का, उसकी डिमांड का, उसकी सप्लाई का तरीक़ेकार तय होता है। हर माह प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग होती है पेट्रोलियम मसनूआत की, जिसकी DG ऑयल जिसकी सरबराही करता है। बिल्कुल। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर वहाँ पर रेलिवेंट एक्सपीरियंस के हामिल लोग मौजूद थे, उन्हें उससे अलग किया गया, जो कि मुबैना तौर के ऊपर यह जाहिर करता है कि कुछ लोगों के ऐसे मजमूम मकासद थे जिनके हसूल के लिए उन्हें लगता था कि एक एक्टिंग चार्ज के ऊपर, ढाक के ऊपर एक DG ऑयल अपॉइंट होना चाहिए जो उनके लिए उन्हें फैसिलिटेट कर सके। और अल्टीमेटली शफीउर रहमान अफरीदी साहब को अपॉइंट किया गया और उसके बाद देखा हमने कि बदतरीन पेट्रोल का बहरान जारी है। उनसे एक फैसला करवाया गया। क्या फैसला करवाया गया? यही मैं पूछने वाली। मसनूआत की इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है जी, उनसे फैसला करवाया गया। अप्रैल के अंदर हुकूमत से पाबंदी लगवाई गई ऑयल रिफाइनरियों की जानिब से और अल्टीमेटली ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रोका गया, पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट रोकी गई, जिसके नतीजे में आज खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। आप ये सुनकर हैरान होंगी कि गुड गवर्नेंस की जो प्राइम मिनिस्टर की कोशिश है उसको अमली जामा पहनाना होता है मुतलका वजारतों के वफाकी जो सेक्रेटरी साहिबान होते हैं या एडिशनल सेक्रेटरी साहिबान है। इस वक्त बदतरीन पेट्रोल का क्राइसिस जारी है। हमारे वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम याहुद्दीन साहब, एडिशनल सेक्रेटरी, वो पार्को ऑयल रिफाइनरी के बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो टोटल पार्को ऑयल मार्केटिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन हैं, दीगर बहुत सी कंपनियों के अंदर हैं। लेकिन उसके बावजूद 10 दिन गुजर गए हैं, ऑयल रिफाइनरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई कम की कि हमें नुकसान है, हम कुछ नहीं कर सके। क्योंकि बहुत से अफसरान को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाते हैं उन्हें बहुत पुरकशिश वहाँ से मुआवजा मिलता है। अगर इन पेट्रोलियम मसनूआत की इंक्वायरी के साथ इस बात की तहकीकात की जाए तो पता चलेगा पेट्रोल है अपने जाती मफादात को सामने रखकर पेट्रोल की सप्लाई नहीं की जा रही है, बहरान मसनूई बहरान पैदा किया हुआ है।
जी बिल्कुल, ये मसनूई बहरान है। फाइंडिंग सामने आ जाएंगी। कंपनियां ये कहती थी कि प्राइसेस कम हो रही हैं, हुकूमत कीमत कम ना करे, हमें नुकसान होगा। और उन्होंने इस वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रोकी। इसी डीजी ऑयल से उन्होंने 1 जून को एक लेटर लिखवाया। डीजी ऑयल ओगरा को लिखते हैं कि 1 जुलाई से कीमत मजीद बढ़ेगी, होर्डिंग हो सकती है, आप इन्फोर्समेंट करें। कभी कोई डीजी ऑयल इस किस्म का लेटर नहीं लिख सकता कि आप पब्लिकली सबको बता दें। 1 जून को लेटर लिख रहे हैं कि 1 जुलाई से कीमत बढ़ेगी, आप इन्फोर्समेंट स्टार्ट कर दें। ऑयल रिफाइनरियों ने रोका, हम कुछ नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।